हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सनी सर क्लास 10th के एक और बेहतर क्लास में। आज की इस क्लास में हम लोग जो हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी को जो है पढ़ना स्टार्ट किए हैं और उसमें जो है आज हम लोग जल संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। जल संसाधन, जो आप संसाधन से क्या समझते हैं, यानी कि वैसी सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वो संसाधन कहलाता है। तो जल जो है हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण संसाधन है। अब बताइए कैसे जो है जल महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि हमारे शरीर में खुद जो है 65% जो है जल है। समझ गए? तो आप समझ सकते हैं कि जल जो है कितना महत्वपूर्ण संसाधन है। और जल संसाधन से रिलेटेड इस टॉपिक को जो है वीडियो के अंत तक आपके दिमाग में फिट करवाने की जो है गारंटी है। ठीक है, तो जल संसाधन एक नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय मीन्स होता क्या है, तो पीछे वाले क्लास अगर आप देखे होंगे तो समझ गए होंगे। नवीकरणीय मतलब कि वैसा संसाधन जिन्हें हम लोग दोबारा उपयोग कर सकते हैं। अब कहेंगे कि जल का दोबारा हम लोग उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो जल जैसे कि एक बार जो है मान के चलिए हम स्नान कर रहे हैं, तो स्नान कर रहे हैं तो पानी जो है गंदा हो गया, तो फिर वो नीचे जाता है ज़मीन में, ज़मीन जो है उसे नीचे की ओर रीसता है और फिर वो भूमिगत जल बन जाता है और फिर जो है वो ऊपर आता है फिर चापाकल के द्वारा। या हम बात कर रहे हैं बारिश के पानी, तब बारिश का पानी आया तो ज़मीन पे गिरा, तो वो जो है फिर एक बार जो है कि बारिश के पानी से आप स्नान कर लिए या आपने जानवर को धो लिए और वही पानी जो है फिर हम लोगों के द्वारा फिर ज़मीन जो है रीस कर नीचे चली जाती है, फिर ऊपर आता है और बहुत सारा पानी जो है वाष्प के रूप में ऊपर भी चल जाता है जो फिर बारिश के रूप में बरसता है। तो ये नवीकरणीय संसाधन है जल, जिसका हम लोग जो है दोबारा उपयोग कर सकते हैं और बहुत जल्दी होने वाला नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन है जल और बहुत जल्दी जो है नवीकरणीय होने वाला ये संसाधन है। अब जो है आपके प्रश्न होंगे कुछ ऑब्जेक्टिव कि सर पृथ्वी पर लगभग कितने % जो हैं जल हैं, तो पृथ्वी पर जो है लगभग 75% यानी कि 3/4 जो है पानीय है। जल जो है पृथ्वी पे लगभग 3/4 है, लेकिन पीने योग्य बात किया जाए, पीने योग्य तो बहुत कम है। यानी कि जितने भी जल हैं सब लवणीय हैं। लवणीय कहने का मतलब जिसमें नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर विश्व का लगभग 96.5% जल जो है महासागरों में पाया जाता है, जो लवणीय है, यानी उसमें नमक की मात्रा अधिक है। और पीने योग्य बात करें तो 2.5% ही जल जो है पृथ्वी पर पीने योग्य है। ठीक है, विश्व का लगभग 96.5% जल जो है कहाँ पे है, महासागरों में है, और वो सभी जो है लवणीय हैं, यानी नमक की मात्रा ज़्यादा है, पीने योग्य नहीं है। लेकिन पीने योग्य बात करें तो 2.5% ही जल है जो पीने योग्य है। ठीक है, अब बात करेंगे कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की मात्रा इतना ज़्यादा है, पृथ्वी पर जल की मात्रा इतना ज़्यादा है कि पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, यानी जब ऊपर से आप देखिएगा अंतरिक्ष में से तो पृथ्वी पर जो है सिर्फ आपको पानी दिखाई देगा, जिसके कारण पृथ्वी नीला दिखाई देता है। इसी के कारण पृथ्वी को जो है नीला ग्रह कहा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा गया है, तो पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक होने के कारण जो है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। जल की मात्रा अधिक है लेकिन पीने योग्य अधिक नहीं है, यानी ज़्यादा लवणीय जल है जिसमें नमक की मात्रा अधिक है। अब आप लोग जान गए कि पृथ्वी पे 3/4 जल है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है और पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, और एक और क्वेश्चन था कि जल एक नवीकरणीय संसाधन है, कैसे है ये भी आप जान गए। अब हम बात करेंगे कि जल के स्रोत, आखिर जल जो है भाई आता कहाँ से है, जल आता कहाँ से है। तो जल के स्रोत हैं भूपृष्ठीय जल। अब कहिएगा ये सर भूपृष्ठीय जल क्या है,
तो भूपृष्ठीय जल है, भू मीन्स होता है जमीन और पृष्ठीय मीन्स होता है उसका सतह। यानी पृथ्वी पर जो पृथ्वी के सतह पे जो जल पाया जाता है, जैसे कि नदी, तालाब, गंगा नदी, महासागर, तालाब, इस सभी पे जो भी जल पाए जाते हैं वो सभी जो है भूपृष्ठीय जल है और वहाँ से भी जो है जल के स्रोत मिलते हैं। एक और बात करेंगे हम लोग, महासागरीय जल। सागर में बहुत मात्रा में जल है, वहाँ से जल जो है प्राप्त हम लोग कर सकते हैं, तो वो जो है महासागरीय जल कहलाएगा। जल के स्रोत हैं। अब भूमिगत जल जो हम लोग चापाकल से निकालते हैं, मोटर के द्वारा जो भी जल निकालते हैं वो सब क्या है, भूमि के नीचे, भूमिगत यानी भूमि के नीचे से निकलता है, तो वो भूमिगत जल कहलाता है। अब बात करेंगे वायुमंडलीय जल। अब सर ये वायुमंडलीय जल क्या होता है? जो वायुमंडल से बारिश के रूप में जो है नीचे पृथ्वी पे आते हैं वही जो है वायुमंडलीय जल कहलाते हैं। ठीक है। भूमिगत जल में आप भूपृष्ठीय जल में आप किताब में पढ़े होंगे, तो जो मान के चलिए कि 100% बारिश हुआ तो उसमें 20% ही जो है भूमि के रूप में जो है भूमिगत होते हैं, यानी कि ज़मीन जो है नीचे खींच लेती है। बाकी सब बारिश के पानी जो है ऊपर कुछ चला जाता है तो बह के कोई जो है नाले के सहारे नदियों में चला जाता है। ठीक है। भूपृष्ठीय जल के बारे में आप पढ़े होंगे। तो देखिए महासागरीय जल को जो है जलधि कहा जाता है। अब बताइए क्यों कहा जाता है जलधि? महासागर में जल की मात्रा जो है सभी स्रोतों से अधिक होती है, यानी कि वायुमंडलीय जल से भी ज़्यादा, भूमिगत जल से भी ज़्यादा और भूपृष्ठीय जल से भी ज़्यादा जो है महासागरीय जल में जो है जल की मात्रा अधिक होती है, यानी कि वहाँ से जल की प्राप्ति अधिक होती है, जिसके कारण उसे जलधि के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ तक आपके जो है सभी प्रश्न के डाउट्स क्लियर हो गए हैं। पृथ्वी का 3/4 भाग जल है, लेकिन पीने योग्य बहुत कम है। इस बात का ध्यान रखिएगा, पानी बर्बाद इसीलिए नहीं करना है। जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है। नवीकरणीय क्यों है? तो इसका जो है हम लोग दोबारा उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। पृथ्वी पर ज़्यादा मात्रा में जल है, जिसके कारण इसे नीला ग्रह कहा गया है पृथ्वी को। अब जल के स्रोत कौन कौन से हैं? तो भूपृष्ठीय जल, महासागरीय जल, भूमिगत जल, वायुमंडलीय जल। भूपृष्ठीय जल को आपने समझ लिया कि जो भू के जमीन के ऊपर जो जल दिखाई देते हैं, जैसे कि नदी में, तालाब में, ये सब जो है भूपृष्ठीय जल है। महासागरीय यानी कि सागर में जो आपको दिखाई देते हैं जल, वो सभी जो हैं महासागरीय जल हैं। भूमिगत जो भूमि के नीचे जल होते हैं उन्हें भूमिगत जल कहा जाता है। वायुमंडल से जो जल नीचे आते हैं उन्हें वायुमंडलीय जल कहा जाता है। अब हम बात करेंगे जल संसाधन का वितरण। आखिर ये जल संसाधन का वितरण जो है कैसे किया गया है? तो जल संसाधन का वितरण जो है, देखिए जल के रूप में 75% अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एवं पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ या हिमनद के रूप में है। यानी विश्व में जितना प्रतिशत जल है उस सब का लगभग 75% जल जो अलवणीय हैं यानी पीने योग्य हैं, वो सब जो है ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका में बर्फ के रूप में जमा हुआ है। समझ गए? विश्व में जितना भी जल पीने योग्य है, यानी कि बहुत कम 2.5% पीने योग्य है, और उसमें से 75% जो है ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका और पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ के रूप में जो है प्रेजेंट हैं। अब बताइए 2.5% में से 75%, अब निकालिए 2.5 का जो है 75% कितना होगा? वो जो है बर्फ के रूप में है। तो हम लोग पिएंगे क्या यार? अब बात करते हैं हम लोग, तो दक्षिणी गोलार्ध को, यानी कि पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध को जो है जल गोलार्ध कहा गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में, पृथ्वी के दक्षिण भाग में ज़्यादा मात्रा में जल पाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में।
क्योंकि वहाँ पे जो है सागर की संख्याएं अधिक होती है, महासागरों की संख्याएं अधिक होती है। तो दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में जल की अधिक मात्राएं होती है, जिसके कारण उसे जल गोलार्ध कहा जाता है। और एक प्रश्न आप पूछ सकते हैं कि सर, जब दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है तो उत्तरी गोलार्ध को क्या कहा जाता होगा? सिंपल सी बात है, जल जहाँ पे ज़्यादा है उसको जल गोलार्ध कहा गया है। तो दूसरे तरफ स्थल ज़्यादा होंगे, यानी ज़मीन ज़्यादा होगा जहाँ पे जल नहीं है, तो उत्तरी गोलार्ध को जो है स्थल गोलार्ध कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जल की मात्राएँ जो है कम है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे तो विश्व का 16% आबादी जो है भारत में रहता है। विश्व का 16% आबादी जो है भारत में रहता है। और एक रिसर्च के अनुसार जो है एक व्यक्ति को कम से कम 1000 घन मीटर पानी की आवश्यकताएं होती है। एक रिसर्च के अनुसार एक व्यक्ति को 1000 घन मीटर पानी की जो है आवश्यकताएं होती है प्रतिदिन। एक व्यक्ति को हम बात कर रहे हैं, और जब पूरा विश्व का 16% आबादी भारत में है, लेकिन पीने योग्य पानी जो है कितना है? 4% है। जैसे टोटल विश्व में मान के चलिए कि 2.5% जो है पीने योग्य पानी है। अब ओकरा में से 4% पानी जो है भारत में पीने योग्य है, कितना? 16% आबादी के लिए। अब समझ सकते हैं कि भारत में जो है आने वाले समयों में जो है जल की संकट उत्पन्न होने वाली है। अब आपसे प्रश्न जब हम कहें कि जल संकट उत्पन्न होने वाली है, तब आप कहेंगे कि सर ये जल संकट होता क्या है? तो जल संकट कहने का मतलब है कि जितना हमको पानी चाहिए, 1000 घन मीटर जो है हमको पानी चाहिए, ठीक है, और 1000 घन मीटर हमें पानी नहीं मिलता है, तो समझिए कि हमारे देश में जो है जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ठीक है, हम कहेंगे जल संकट क्या है? तो जब प्रति व्यक्ति को 1000 घन मीटर पानी से कम पानी मिलता है तो उसे हम लोग जल संकट कहते हैं। ठीक है, जल संकट कहते हैं। अब जो है हम बात करेंगे जल संसाधन का उपयोग, यानी जल का जो है उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो आप ही बताइएगा। इस क्वेश्चन का आंसर देना जो है हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि जल का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं। नहाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। बिना जल का हम लोगों का जीवन है ही नहीं, है कि नहीं? अगर कोई बिजनेस खोलना है तो उसके लिए, हॉस्पिटल खोलना है उसके लिए, अगर आप खेत पटा रहे हैं, खेत की सिंचाई कर रहे हैं उसके लिए, अन्य उत्पादन के लिए, किसी भी चीज़ में जो है जल संसाधन का उपयोग आवश्यक है। तो ये जो है बहुत आसान है, आप जो है एकदम लिख सकते हैं जल का उपयोग। आप दिमाग को थोड़ा जो है इम्प्रूव कीजिए, आप अपने से इनको लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे बहुउद्देशीय योजना। ये बहुउद्देशीय योजना क्या होता है? इसके नाम में ही जो है इसकी परिभाषाएं छुपी हुई है। बहु मीन्स बहुत ज़्यादा, उद्देशीय मीन्स उद्देश्य। वैसी योजनाएं जिसका बहुत सारा उद्देश्य हो, उसी योजनाएं को बहुउद्देशीय योजनाएं कहा जाता है। बहुउद्देशीय योजनाएं वैसी योजनाएं जिसका बहुत सारा उद्देश्य हो, यानी एक तीर से दो निशान का नाम सुने, दो निशाना लगाना सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे बहुउद्देशीय योजना का मतलब होता है
एक तीर से हजारों शिकार, यानी बहुत सारे शिकार। ठीक है, तो इसी को बहुउद्देशीय योजनाएं कहा जाता है, यानी कि एक ऐसा योजना है जिसके तहत बहुत सारे उद्देश्यों की जो है पूर्ति किया जाता है। और बहुउद्देशीय योजनाएं कैसे की जाती है, तो किसी नदी पे बांध बनाकर बहुउद्देशीय योजनाएं को जो है आगे बढ़ाया जाता है। जैसे कि बहुउद्देशीय योजनाएं में क्या क्या कार्य होते हैं, तो बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन। बाढ़ नियंत्रण क्या है, तो बाढ़ पे रोक करना। ठीक है, कि बाढ़ को कैसे रोकें। मृदा अपरदन यानी मिट्टी को कटने से कैसे बचाएं। उसके बाद विद्युत उत्पादन, विद्युत का जो है हम लोग उत्पादन कैसे कर सकते हैं। परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। कृषि यानी कृषि का भी जो है बहुउद्देशीय योजनाएं में महत्वपूर्ण भूमिकाएं होती है। मत्स्य पालन। बहुउद्देशीय योजनाएं कैसे होती है, तो किसी नदी पे जो है बांध बनाया जाता है और उसके तहत इन सभी कार्यों का अंजाम दिया जाता है कि बहुउद्देशीय योजनाएं के अंतर्गत बाढ़ नियंत्रण करना है, मृदा अपरदन करना है, मत्स्य पालन करना है, विद्युत उत्पादन करना है और परिवहन करना है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये बहुउद्देशीय योजनाएं के जो है एक दो एग्जाम्पल दीजिए कि कौन कौन से हैं। तो भाखड़ा नागल बांध, दामोदर, गोदावरी, कृष्णा एवं सोन परियोजनाएं, ये सभी जो है बहुउद्देशीय योजनाएं हैं। भाखड़ा नागल बांध, जो भाखड़ा बांध बनाकर जो है बहुउद्देशीय योजनाएं का जो है शुरुआत किया गया था। दामोदर नदी पे जो है बहुउद्देशीय योजनाएं शुरुआत की गई थी। गोदावरी नदी, कृष्णा एवं सोन नदी पे। अब हम आपसे पूछें कि हमसे आप पढ़ रहे हैं, यानी कि ऑनलाइन जब आप पढ़ते हैं तो कुछ प्रॉफिट भी होते हैं तो कुछ लॉस भी होते हैं। कोई भी इस दुनिया में आदमी है तो उसे कुछ प्रॉफिट है तो कुछ लॉस भी है। तो बहुउद्देशीय योजनाएं से प्रॉफिट तो इतना सारा है, बट इससे कुछ लॉस भी है। बहुउद्देशीय योजनाएं से हानि, यानी बहुउद्देशीय योजनाएं से हानि क्या क्या है, कहानी सुनिए। जैसे नदी के बीच में जब हम लोग बांध बना देंगे, पहला हानि का है तो प्रकृति के बहाव, प्रकृति के जो नदी के बहाव है उसको हम लोग रोक रहे हैं। ठीक है, दूसरा भूमि का निम्नीकरण कर रहे हैं। कहने का मतलब कि बांध जब हम लोग बना दे रहे हैं तो वहाँ पे भूमि जो है कम पड़ जा रहा है, यानी उस भूमि का उपयोग अब हम लोग घर उर बनाने के लिए कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो बहुउद्देशीय योजनाएं से हानि यही है कि नदी के प्राकृतिक बहाव को जो है हम लोग रोक रहे हैं, उसके बाद भूमि का निम्नीकरण कर रहे हैं। ठीक है, ये सभी जो है बहुउद्देशीय योजनाएं से हानि है। आपसे एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, भारत के बांध को जो है किसने भारत का मंदिर कहा था। यानी भारत में जितने भी बांध बनाए जाते हैं उसको भारत का मंदिर किसने कहा था, तो आप बताइएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये कहा गया था, इसका आंसर है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, तो नर्मदा नदी पे बांध बनाकर एक योजना की शुरुआत की जा रही थी। यानी नर्मदा नदी पे बहुउद्देशीय योजनाएं की शुरुआत की जा रही थी। ठीक है, तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने इस योजना को रोकने के लिए एक आंदोलन चलाया कि नहीं, नर्मदा नदी पे जो है हम लोग बहुउद्देशीय योजनाएं नहीं बनाने देंगे, क्योंकि इससे जो है हानि होती है। हानि अभी हमने बताया कि भूमि का निम्नीकरण होता है, नदी के प्रकृति बहाव को जो है हम लोग रोक देते हैं। ठीक है, तो वहीं पे नर्मदा नदी पे जब ये बहुउद्देशीय योजनाएं की शुरुआत हो रही थी
तो वहाँ के जो नज़दीकी के लोग थे उन्होंने एक आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन का नाम पड़ा नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था, इस बात का याद रखिएगा। तो उसी बांध को रोकने के लिए लोगों ने एक आंदोलन चलाया जिसे नर्मदा बचाओ आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं। जल संकट आपने समझ लिया कि प्रति व्यक्ति को 1000 घन मीटर से, यानी उसकी जितनी आवश्यकता है उससे अगर कम उसको जल मिले तो समझिए कि उस देश में जो है जल संकट की उत्पत्ति हो चुकी है। ठीक है, जल संकट के उपाय क्या हैं, यानी जल संकट जब मान के चलिए हमारे देश में आ जाएं तो उससे बचने के उपाय क्या क्या हैं। बहुत सिंपल है, जल का जो है उतना ही आप उपयोग करें जितना आपको ज़रूरत है। अब नहाने के लिए 1 बाल्टी से 2 बाल्टी पानी की आवश्यकताएं होती है, आप मोटर खोल के 10 घंटा चलाइए तो वो जो है जल संकट उत्पन्न होगा ही होगा। सिंपल सी बात है कि नहीं। जितना अब नदियों को आप साफ रखा कीजिए जिससे जल संकट की उत्पत्ति नहीं होगी, यानी जितना पानी की आवश्यकताएं हो उतना ही पानी का जो है आप यूज़ करेंगे तो जल संकट से जो है हम लोग बच सकते हैं। ठीक है, अब जल संरक्षण एवं प्रबंधन, यानी कि जल का हम लोग संरक्षण कैसे कर सकते हैं, जल को हम लोग बचा कैसे सकते हैं। अब ये भी जो है बताने वाला क्वेश्चन नहीं है कि जल को हम लोग बचा कैसे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कहा कि जल संसाधन का उपयोग क्या क्या है, आप लोग बता सकते हैं, तो उसी प्रकार जल का बचाव कैसे करेंगे। अब हमको जो है पीने के लिए 1 बोतल पानी की आवश्यकताएं हुई और हम 1 बाल्टी पानी लेकर आए और सभी को जो है गंदा कर दिए, 1 लोटा पिए लेकिन सभी को गंदा कर दिए, हम लोग जल का संरक्षण कर रहे हैं? नहीं, हम लोग जो है गंगा जी में गए और पूरे जानवर को वहाँ पे जो है धो रहे हैं, हम लोग जल का संरक्षण कर रहे हैं? नहीं, ये सभी जो है गलत बातें हैं। गंगा जी में जो है नदी में हम लोग, अब कहिए कि हम लोग जो है कचरा उसमें डाल रहे हैं, हम लोग जल का संरक्षण कर रहे हैं? नहीं, ये सभी जल का असंरक्षण हो रहा है। संरक्षण करने के लिए जल को जो है हमें सुरक्षित रखना होगा, जितना उपयोग हो उतना ही उपयोग करना होगा, तभी जो है जल का संरक्षण हो सकेगा। नदियों को साफ सुथरा करना होगा। ठीक है, सिंचाई में जितना पानी लगता है उतना ही पानी का उपयोग करेंगे। अब जो है वर्षा जल का संग्रहण, यानी कि जब बारिश होती है तो उसके जल को हम लोग कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। अब आपसे ज़्यादा बेटर इसका आंसर कोई नहीं दे सकता है कि बारिश के पानी को आप कैसे इकट्ठा करके उसका उपयोग कर सकते हैं। तो 4 दीवारों से घेर कर एगो जो है बरांडा बनाइए और उसमें बारिश के पानी को इकट्ठा कीजिए और उसको बाद में जो है आप अपने घर में खेत में सिंचाई के रूप में जो है उसका उपयोग कीजिए, तो बारिश के पानी का जो है संग्रहण हो सकता है कि नहीं। लेकिन हम लोग तो करेंगे नहीं बारिश का पानी का संग्रहण, काहे कि हमनी के घरे मोटर है कि नहीं। आप लोग तब बर्बाद करेंगे, बचाएंगे नहीं। अब हम आशा नहीं पूरा विश्वास करते हैं कि जो भी जल संसाधन से रिलेटेड क्वेश्चन थे आपके दिमाग में छप गए होंगे और इससे रिलेटेड प्रश्न को आप नहीं भूल पाएंगे कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं क्या है, योजनाएं क्या है, जल संसाधन का वितरण क्या है, कैसे बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में जल संकट क्या है, ये सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और एक ये था देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था, ये भी इम्पोर्टेंट है। सो गाइस, वीडियो देखे हैं और आपको पसंद आया है तो बस इसे शेयर करना है और वीडियो देखने के लिए मेरे तरफ से धन्यवाद।